सोचिए एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो इतनी एडवांस थी कि जब यूरोप के लोग जंगलों में शिकार कर रहे थे, तब यहाँ समुद्र के बीच एक वेल प्लान्ड पोर्ट सिटी चल रही थी। एक ऐसा शहर जिसके दरवाजे 50 फीट ऊंचे थे, जहां बड़े बड़े व्यापारी जहाज दुनिया भर से आते थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। समुद्र ने अपनी हदें तोड़ दी और पूरा शहर पानी की गहराई में समा गया। सदियों तक हमें बताया गया कि यह शहर कभी था ही नहीं। हमें पढ़ाया गया कि द्वारका सिर्फ एक मिथ है। हिस्टोरियंस ने कहा कि महाभारता सिर्फ एक कविता है, कोई इतिहास नहीं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में गुजरात के समुद्र तट पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने इन किताबी बातों को गलत साबित कर दिया है। वहां गहरे गंदे पानी के नीचे सन्नाटे में खड़ी हुई दीवारें मिली हैं। अगर द्वारका झूठ थी तो समुद्र के 40 फीट नीचे ये मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स किसने बनाई? अगर महाभारता सिर्फ एक कहानी थी तो 5000 साल पुराने वो सबूत वहां क्या कर रहे हैं? आज हम उस इनकार की परत को हटाएंगे। आज हम देखेंगे वो साइंटिफिक सच जो साबित करता है कि भारत का इतिहास किताबों में लिखे गए इतिहास से कहीं ज्यादा पुराना है। कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दशक से। उस समय तक इंडियन हिस्ट्री का मतलब सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन माना जाता था। उससे पहले का सब कुछ डार्क एज था। लेकिन एक आदमी था जो इस बात को मानने को तैयार नहीं था, डॉक्टर SR राव। ये वही लेजेंडरी आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लोथल को दुनिया के सामने रखा था। 1983 में उन्होंने द्वारका के समुद्र में डाइविंग शुरू की। ये काम आसान नहीं था। वहां पानी गडला यानी मर्की है और करंट तेज है। लेकिन जब वो नीचे गए और जब उन्होंने लेद को हटाया तो उनके होश उड़ गए। उन्हें वहां टूटे हुए घर नहीं बल्कि एक प्लान्ड सिटी का ढांचा मिला। उन्हें मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स मिली। ये बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। उन्हें बैस्टियंस मिले यानी वॉच टावर्स। और सबसे बड़ी बात, उन्हें वहां स्टोन एंकर्स मिले। ये एंकर्स ट्रायंगुलर शेप के थे और इनका वजन 100 से 150 किलो तक था। इतने भारी एंकर्स का मिलना सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ छोटी नाव नहीं बल्कि बड़े इंटरनेशनल ट्रेड शिप्स आते थे। लेकिन क्रिटिक्स ने कहा पत्थर तो नेचुरल भी हो सकते हैं। यहीं पर डॉक्टर राव को वो सबूत मिला जिसे हम द स्मोकिंग गन कह सकते हैं। पानी की गहराई में उन्हें एक मुद्रा यानी एक सील मिली। इस सील पर 3 जानवरों की तस्वीर थी, एक बैल, एक बकरा और एक घोड़ा। अब जरा ध्यान से सुनिए। महाभारत के हरिवंश पर्व में द्वारका के बारे में एक स्पेसिफिक लाइन लिखी है। उसमें लिखा है कि द्वारका के हर नागरिक के पास अपनी पहचान के लिए एक मुद्रा होनी चाहिए और उस मुद्रा पर यही 3 जानवर बने होने चाहिए। सोचिए, हजारों साल पहले लिखी गई एक किताब में एक आईडी कार्ड का जिक्र है और 1980 में वही सेम आईडी कार्ड समुद्र के नीचे मिलता है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये फिजिकल प्रूफ है कि जो किताब में लिखा है और जो पानी के नीचे है वो एक ही सिविलाइजेशन की कहानी है। अगर आपको अब भी लगता है कि ये सिर्फ इंडियन बुक्स की बातें हैं, तो चलिए थोड़ा वेस्ट की तरफ चलते हैं। हजारों साल पहले ग्रीक सेलर्स ने एक किताब लिखी थी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस किताब में उन्होंने गुजरात के कोस्ट पर एक स्पेसिफिक जगह का जिक्र किया है जिसे वो बैरका यानी बारका कहते थे। हिस्टोरियंस मानते हैं कि बैरका असल में द्वारका का ही ग्रीक प्रोनाउंसिएशन था। ग्रीक्स ने लिखा है कि बैरका एक बहुत बड़ा पोर्ट था। अगर द्वारका सिर्फ एक मिथ होती तो ग्रीक्स को इसके बारे में कैसे पता चला? उन्होंने अपने मैप्स पर इसे क्यों मार्क किया? यह सबूत देता है कि द्वारका सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, ये उस समय के ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का एक मेजर हब था। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। डॉक्टर राव को वहां जो दीवारें मिली उनमें एक खास बात थी। वहां एल शेप्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने सीधे पत्थर नहीं लगाए थे, उन्होंने पत्थरों को एल शेप में काटा था ताकि वो एक दूसरे में इंटरलॉक हो सके। सवाल यह है कि उन्होंने इतनी मेहनत क्यों की? जवाब है अर्थक्वेक्स। गुजरात का कच्छ रीजन हमेशा से भूकंप वाला इलाका रहा है। इंटरलॉकिंग सिस्टम वो टेक्नोलॉजी है जो भूकंप के झटकों को झेल सकती है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो आज जापान अपनी स्काई स्क्रेपर्स में यूज करता है। सवाल ये है कि 5000 साल पहले बिना मॉडर्न मशीनरी के द्वारका के इंजीनियर्स को इस टेक्नोलॉजी का पता कैसे चला?
ये लोग प्रिमिटिव नहीं थे, ये मास्टर इंजीनियर्स थे। सबसे बड़ा सबूत जमीन पर नहीं, आसमान में है। एक नई साइंस है, आर्कियो एस्ट्रोनॉमी। महाभारता में युद्ध के समय और द्वारका के डूबने के समय आसमान कैसा दिखता था, इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। उसमें लिखा है कि मार्स, जुपिटर और सैटर्न कहाँ थे। जब डॉक्टर नरहरि आचार्य जैसे साइंटिस्ट्स ने इन पोजीशंस को प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर में फीड किया तो कंप्यूटर ने एक स्पेसिफिक डेट दी। वो साल था 3067 BCE, यानी आज से लगभग 5000 साल पहले। ये वही टाइम फ्रेम है जो आर्कियोलॉजी बताती है। मैथमेटिक्स झूठ नहीं बोलता, स्टार्स झूठ नहीं बोलते। महाभारता कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक रियल हिस्टोरिकल इवेंट का डॉक्यूमेंटेशन था। साइंस रुकती नहीं है। हाल ही में 2025 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर विंग ने नई हिस्ट्री लिखी है। पहले फरवरी 2025 में उन्हें वहां कॉपर रिंग्स और नए हड़प्पन एंकर्स मिले, लेकिन असली कमाल हुआ नवंबर 2025 में। टीम वापस लौट आई। इस बार उनकी लोकेशन थी द्वारकाधीश टेम्पल के पास 56 सीढ़ी यानी 56 सीढ़ी, वही जगह जहां से सदियों से श्रद्धालु गोमती नदी में उतरते आए हैं। जब उन्होंने वहां नीचे खुदाई की तो उन्हें आयरन ऑब्जेक्ट्स, बीड्स और पॉटरी के 26 लेयर्स मिले। सबसे बड़ी डिस्कवरी थी इंस्क्राइब्ड पॉटशर्ट्स यानी मिट्टी के बर्तन जिन पर कुछ लिखा हुआ है। ये लिखावट साबित करती है कि वहां के लोग पढ़े लिखे थे। इस बार ASI ने सिर्फ फोटोज नहीं ली, उन्होंने 3D फोटोग्रामेट्री का यूज किया ताकि अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स के परफेक्ट 3D मॉडल्स बनाए जा सकें। और एक और खास बात, इस मिशन को लीड करने वाली टीम में वुमेन आर्कियोलॉजिस्ट्स फ्रंट लाइन पर थीं। डॉक्टर अपराजिता शर्मा और उनकी टीम ने डीप सी में डाइव करके ये सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। ये नए सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारा सिलेबस गलत है। द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीती जागती रियलिटी थी। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि द्वारका तो बस शुरुआत है, द्वारका से थोड़ा दूर गल्फ ऑफ खंभात में समुद्र के गहरे सन्नाटे में एक और शहर सोया हुआ है। यहाँ पानी ज्यादा गहरा है और राज भी ज्यादा पुराने हैं। साल 2001 में NIOT की टीम को वहां 9 किलोमीटर लंबी दीवारें मिली और जब वहां से एक लकड़ी का टुकड़ा निकालकर टेस्ट किया गया तो वो 9500 साल पुराना निकला। इसका मतलब समझिए, 9500 साल पहले जब दुनिया आइस एज से बाहर आ रही थी, तब गुजरात के तट पर लोग बड़े शहरों में रह रहे थे। ये सबूत देता है कि द्वारका कोई अकेला चमत्कार नहीं था, ये एक लॉस्ट सुपर सिविलाइजेशन का हिस्सा था जो पूरे कोस्ट पर फैली हुई थी। ये ट्रेजेडी सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं थी। अगर हम साउथ इंडिया जाएं, तमिलनाडु की तरफ, तो वहां एक शहर है पूमपुहार। तमिल लिटरेचर में लिखा है कि ये शहर समुद्र ने निगल लिया था। लोग इसे कहानी मानते थे, लेकिन 2024-2025 में जब वहां AI और सैटेलाइट मैपिंग की गई तो वहां भी समुद्र के नीचे एक मैसिव हार्बर मिला। द्वारका वेस्ट और पूमपुहार साउथ दोनों एक ही समय पर एक ही तरह से डूब गए। ये प्रूफ है कि आइस एज का एंड पूरे भारत के लिए एक ग्रेट फ्लड लेकर आया था। ये एक पैन इंडियन ट्रेजेडी थी जिसे हमने भुला दिया। इतने सबूत होने के बावजूद आज हमारे टेक्स्ट बुक्स में ये क्यों नहीं है? 2001 में जब खंभात मिला तो सरकार ने कहा हम दुनिया का सबसे बड़ा एक्सकेवेशन करेंगे, लेकिन फिर अचानक सन्नाटा छा गया। डॉक्टर SR राव अपनी आखिरी सांस तक फंडिंग मांगते रहे, उन्हें फंडिंग नहीं मिली। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे एक डर है। अगर द्वारका और खंभात की पूरी सच्चाई मान ली गई तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी जैसी किताबी बातें झूठी साबित हो जाएंगी। हिस्ट्री बुक्स को स्क्रैच से लिखना पड़ेगा। शायद सिस्टम इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं था। द्वारका आज भी वहां नीचे है, इंतजार कर रही है कि कब हमारे पास वो हिम्मत आएगी कि हम अपने ही इतिहास का सामना कर सकें। खैर, इतिहास जो भी हो, द्वारका हमें आज के लिए एक चेतावनी यानी वार्निंग देती है। महाभारत में लिखा है, समुद्र अपनी सीमा तोड़कर शहर में घुस आया। जियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि एक मैसिव सुनामी या आइस एज मेल्ट हुआ था। आज हम वही गलती कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल फिर बढ़ रहा है। इंडोनेशिया अपनी राजधानी खाली कर रहा है। मुंबई पर खतरा है। द्वारका हमारा पास्ट है, लेकिन अगर हम नहीं संभले तो वही हमारा फ्यूचर भी है। तो सवाल ये नहीं है कि महाभारत सच थी या नहीं, सवाल ये है क्या हमारा पूरा हिस्ट्री सिलेबस बदलने का वक्त आ गया है? आपको क्या लगता है, क्या सरकार को द्वारका में वापस फंडिंग लगानी चाहिए ताकि पूरा सच बाहर आ सके? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।
अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के किसी दरवाजे को खोला है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें हर उस इंडियन के साथ जो अपनी हिस्ट्री पर गर्व करता है। सब्सक्राइब कीजिए हिस्ट्री एंड मिस्ट्री इंडिया को। मिलते हैं समुद्र की अगली गहराई में। तब तक के लिए जय हिंद।